नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम टारगेट पर। सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। हम आपकी जो है आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज आगे क्लास में क्या है कि सबसे पहले हम आपको जो है पिछली लेक्चर्स में 25 तारीख का जो SSCJ का लास्ट ईयर जो 25 तारीख को सुबह की शिफ्ट में जो पेपर आया था वो हमने पिछले लेक्चर में जो है सॉल्व कराया। अब हम आपको सॉल्व कराएंगे 23 तारीख को जो आया था सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, वो पेपर अब आपको सॉल्व कराना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, सभी लोग देखिए। पहला क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन है आज का कि which of the following method is used to calculate area between irregular bodies। ठीक है, इरेगुलर बॉडीज के बीच में जो है जो एरिया है उसको ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम इसमें यूज किया जाता है। तो पहला है एरिया बाय ज्योमेट्रिक मेथड, फिर सिम्पसन रूल, डिपार्चर एंड टोटल लैटिट्यूड मेथड, डबल पैरेलल डिस्टेंस मेथड। तो इसमें से आपका जो इरेगुलर बाउंड्रीज होती हैं, इरेगुलर बाउंड्रीज के लिए इरेगुलर बाउंड्रीज के लिए आपका जो यूज होता है वो कौन सा होता है भैया? दूसरा जो ऑप्शन है आपका सिम्पसन रूल। ठीक है, ये आपका यूज होता है। तो कौन सा सही हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इरेगुलर एरिया के लिए कौन सा यूज होता है? इरेगुलर बाउंड्रीज के लिए कौन सा यूज होता है? सिम्पसन रूल। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है? गेज प्रेशर, इन गेज प्रेशर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द स्केल इज मार्क्ड एज। जो आपका गेज प्रेशर होता है, एक होता है गेज प्रेशर, एक होता है आपका एब्सोल्यूट प्रेशर, एक होता है आपका वैक्यूम प्रेशर। ठीक है, तो बात करते हैं तीनों के बारे में आपसे। गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर और क्या निगेटिव प्रेशर या वैक्यूम प्रेशर। आप एक स्केल बना लीजिए कोई, ठीक है, एक डेटम लाइन बना लीजिए। आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। ठीक है, एटीएम के बराबर है P, एटीएम के बराबर है आपकी ये लाइन। ठीक, यहाँ पे जो आपका प्रेशर है 101.325 किलो पास्कल है। ठीक है, ये आपका हो गया। मान लीजिए कोई ऐसी लाइन है यहाँ पे 0 किलो पास्कल आपका प्रेशर है। ठीक है, तो इसके नीचे एक लाइन आपकी चली आई, ये मेजर कर रही है। एक जो है आपकी यहां से कोई है, ये पूरा यहां से मेजर कर रही है। तो तीनों की हम बात करेंगे। ये आपका जो होगा ये आपका गेज प्रेशर होता है। गेज प्रेशर का मतलब क्या होता है कि ऐसा प्रेशर जिसमें आप क्या करें कि जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस स्केल में आप क्या करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 0 मार्क करेंगे तो आपका गेज प्रेशर आएगा। और ऐसा प्रेशर जिसमें जीरो प्रेशर एक्चुअल में होता है उसको 0 मार्क करेंगे तो आपका एब्सोल्यूट प्रेशर उससे आपके निकल के आएगा। एक होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप जो है 0 माने, उसके नीचे मापे तो आपका निगेटिव प्रेशर कहलाता है। ठीक है, ये चीज आपका तीनों हो गया। तो गेज प्रेशर में आपका क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका क्या होगा? 0 होगा। ठीक, ये क्वेश्चन आपका, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? देखिए इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन बात करते हैं कि फॉर अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन सीमेंट इज यूज। अगर आप अंडर वाटर कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या होगा कि जो भी सीमेंट होगी आप सोचेंगे कि जल्दी से जल्दी सेट हो जाए, जल्दी से जल्दी हार्ड हो जाए, क्योंकि वहां पे पानी का फ्लो लगातार बना है। नहीं सेट होगी तो वहां से सीमेंट आपकी बह जाएगी। तो वहां पे आप क्या करेंगे? क्विक सेटिंग सीमेंट का यूज करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे बात करें, इन मैसनरी नो डिडक्शन इज मेड फॉर द ओपनिंग। अगर आपकी मैसनरी है, आपकी चिनाई, ईंट चिनाई की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अगर आपकी ईंट चिनाई है, ब्रिक मैसनरी है, तो आप कितने मीटर का जो है, कितने मीटर स्क्वायर एरिया को आप डिडक्ट नहीं करेंगे। अगर ओपनिंग है आपकी 0.1 मीटर स्क्वायर तक, ठीक है, ओपनिंग 0.1 मीटर स्क्वायर आपकी ओपनिंग है तो आप नो डिडक्शन, कोई डिडक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, पूरा ले लेंगे। अगर आप यही कि बीम का एंड वगैरह है, बीम या पर्लिन का एंड्स है आपका, ये भी अगर 0.1 मीटर स्क्वायर तक है तो भी आप नो डिडक्शन। ठीक है, हाँ भैया देखिए इसको। अब इसमें क्या है, ऑप्शन क्या दिया है आपका? शायद इसमें ऑप्शन दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है।
तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए, स्क्वायर सेंटीमीटर में दिया है तो 1 मीटर 0.1 मीटर स्क्वायर को करिए मीटर में कितना 1,100 सेंटीमीटर होता है, स्क्वायर कर दीजिए कितना हो जाएगा 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 0.1 मीटर स्क्वायर या 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। शियर स्ट्रेस क्या है आपका? शियर स्ट्रेस आपका नॉर्मल स्ट्रेस है, बेंडिंग स्ट्रेस है, टेंजेंशियल स्ट्रेस है, प्रूफ स्ट्रेस है। तो आप जानते हैं जो आपकी शियर स्ट्रेस होती है, आपकी कोई बॉडी है, ठीक है, बॉडी है, इस पर कोई आप इसके टेंजेंशियल स्पर्शता कोई फोर्स लगाइए, वो भी इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, ये इधर खींचे तो बीच में आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका क्या जनरेट होगा, शियर। तो शियर स्ट्रेस आपका क्या है, शियर फोर्स क्या आपका एक टेंजेंशियल फोर्स है। ठीक, अगला क्वेश्चन है व्हेन बिटुमिन इज अलाउड टू पेनिट्रेट फुल डेप्थ ऑफ स्टोन लेयर इज कॉल्ड। अगर भाई फुल डेप्थ तक आपको अलाउ कर रहे हैं उसको तो क्या होगा, फुल ग्राउटिंग तो कहलाएगा। पेनिट्रेट करना ग्राउटिंग कहलाता है। सीमेंट में आप पढ़े सीमेंट ग्राउटिंग होती है, 1:4 मसाला यूज किया जाता है सीमेंट के लिए, ग्राउटिंग के लिए। ठीक है, तो ये आपका फुल ग्राउट कहलाएगा। थर्ड ऑप्शन सही है। अगला है आपका एरोबिक अटैच्ड, क्या है अगला क्वेश्चन, हाँ, एरोबिक अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस इज क्लासिफाइड अंडर। मतलब अगर कोई भी आपका ट्रीटमेंट हो रहा है उसमें अगर आपका एरोबिक कंडीशन है तो आपका क्या कहलाएगा। देखिए बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट आपके जितने होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, एरोबिक ग्रोथ के अंतर्गत आते हैं, एरोबिक कल्चर के होते हैं। ठीक है, तो आपका सस्पेंड जो है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका द डायमीटर ऑफ सीव यूज्ड फॉर फाइंडिंग लिक्विड लिमिट। देखिए लिक्विड लिमिट हो या प्लास्टिक लिमिट हो आपका, इसको जो ज्ञात करने के लिए जो सीव यूज की जाती है, IS 425 mm जो है माइक्रोन की सीव आप यूज करेंगे। उससे आप सॉइल को छानेंगे, फिर छनी हुई सॉइल जो होगी उसको आप उसका आप जो है टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 425 माइक्रोन। अब बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर के लिए कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कितना होता है, तो एक सेकंड प्रॉब्लम कर रहा है फोन। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो है क्वेश्चन कहा गया, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर के लिए जो आपका कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है कितना होता है, 0.95 से 0.99। कितना होता है, CD का मान 0.95 से 0.99। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस बांध को संरचनात्मक डिजाइन के आधार पर वर्गीकृत किया गया। हम आपको इरिगेशन पढ़ा रहे हैं, इरिगेशन में जब डैम वाले चैप्टर में आएंगे तो उसमें हम बताएंगे किस डैम को किस के अनुसार जो है क्लासिफाइड किया गया। तो इसमें आपको संरचनात्मक डिजाइन के आधार पर पूछा है, तो आपका जो ग्रेविटी डैम होता है वो संरचनात्मक जो है आधार पर डिजाइन किया जाता है। ठीक है, ग्रेविटी डैम आप इसका चौथा ऑप्शन से होगा। इसमें दिया है डाइवर्जन डैम। डाइवर्जन डैम क्या होता है कि पानी की दिशा को आपको डाइवर्ज करना है आपको, तो क्या होगा, डाइवर्जन डैम का यूज किया जाएगा। अगर वही बात करें स्टोरेज डैम को, पानी को स्टोर करने के लिए जहां से कैनाल वगैरह निकाली जाती है तो उस डैम को स्टोरेज डैम कहते हैं। बात करते हैं डिटेंशन डैम। डिटेंशन डैम को चेक डैम भी कहते हैं। बाढ़ के पानी को आंशिक रूप से रोकने के लिए डिटेंशन डैम का यूज किया जाता है, चेक डैम का यूज किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द मोस्ट एक्यूरेट मेथड यूज इन लैबोरेटरी फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट। तो कौन सा हो जाएगा, ओवन ड्राइंग मेथड आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ओवन ड्राइंग मेथड थर्ड ऑप्शन सही होगा। अब अगला क्वेश्चन द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड फ्लो इंडेक्स। जो आपका IP होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स और IF फ्लो इंडेक्स, इसको कहते हैं IT टफनेस इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, IP/IF क्या कहलाता है, टफनेस इंडेक्स। टफनेस इंडेक्स की वैल्यू जो आपकी होनी चाहिए वो आपकी टफनेस इंडेक्स, कौन सा क्वेश्चन था ये आपका टफनेस इंडेक्स, फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फोर्थ आपका सही हो जाएगा। इसकी वैल्यू जो होती है वो 0 से 3 के बीच में होती है। ठीक है, सॉइल्स के लिए, तो इसको ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था UPRBNL में या DMRC में पूछा गया ये क्वेश्चन, कितने से कितने के बीच में होती है, मेरा गलत हुआ था इसलिए याद है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। द राइजिंग ऑफ आउटर एज ऑफ पेवमेंट विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज। जो आपका पेवमेंट है, आपका पेवमेंट या आपकी सड़क हो गई है, ठीक है, इसका जो आउटर एज है इनर एज के रिस्पेक्ट में आप क्या उठाना, क्या कहलाता है आपका, सुपर एलिवेशन। यही तो कहलाता है सुपर एलिवेशन। जो है आपका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है उसको क्या करने के लिए, काउंटर अटैक करने के लिए जो है क्या बनाया, सुपर एलिवेशन दिया जाता है, जिससे आपकी कर्व वगैरह पे गाड़ियां पलटे ना। ठीक है, इसकी वैल्यू कितना होती है,
E प्लस एफ बराबर बी स्क्वायर अपॉन जी आर। ठीक है, इसमें रख के आप सुपर एलिवेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। सुपर एलिवेशन की जो आपकी नॉर्मल एरिया जो प्लेन और रोलिंग एरिया के लिए मैक्सिमम वैल्यू 7% ली जाती है, हिली एरियाज के लिए 7%, अर्बन एरियाज के लिए 4%। ये वैल्यू आप याद रखिएगा, पूछा जाता है। अब आगे बात करते हैं। स्टॉप कर। हाँ, इसमें एक दिया है कर्व। कर्व क्या होता है? कर्व जो होता है रोड के किनारे, जो आपका मान लीजिए पेवमेंट है आपका, ये आपका क्या शोल्डर है, इसके किनारे क्या किया जाता है कि रोड के किनारे थोड़ा सा ऊंचा है, 15 सेंटीमीटर ऊंचा जो आपका बना दिया जाता है ब्लॉक। उससे क्या होता है कि जो गाड़ियां हैं वो कर्व पे नहीं उतर पाती हैं, जो आपके जो है हाईवेज वगैरह बनाया जाता है। ठीक है, तो इसी को कर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्व। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेसिक वैल्यू ऑफ स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो फॉर स्पान अप टू 10 मीटर फॉर कैंटिलीवर बीम। देखिए स्पान डेप्थ रेशियो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, 20 होता है आपका सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, 26 होता है आपका कंटिन्यूअस बीम के लिए, और 7 होता है आपका कैंटिलीवर बीम के लिए। आपने पढ़ा होगा, लेकिन ये कब होता है? ये जब होता है आपका, जब आपका स्पान अप टू 10 मीटर, मतलब 10 मीटर तक है तो ये यूज किया जाएगा। इसमें 10 मीटर के लिए पूछा है तो 7 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कौन से ऑप्शन में दिया है? 7 देख लेते हैं, उसके आगे आपको बताते हैं। सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कैंटिलीवर के लिए पूछा है तो 7 होगा, लेकिन अगर आपका स्पान ग्रेटर देन 10 मीटर हो जा रहा है तो क्या करेंगे? जो है आपका क्या कर देंगे, 10 मीटर तो है, बटे 11 इंटू वैल्यू। मान लीजिए आपका 11 मीटर आ गया, 11 मीटर आपका स्पान आ गया, तो 10 बटे 11 इंटू वैल्यू कर देंगे आप। वैल्यू क्या है आपका? 7, 26, 20, जो भी आपका जिस बीम के लिए बात करेगा। मान लीजिए 11 मीटर कह दिया तो 10 बटे 11 इंटू वैल्यू कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो आपकी हो जाएगी। ठीक है, अगर 10 मीटर से ज्यादा की बात किया, 10 मीटर तक आपका यही होगा, 20, 26, 7। ठीक है, अगला बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक कहा है अस्थायी स्पर क्या होता है? ठीक है, अस्थायी कंस्ट्रक्शन की बात किया तो अस्थायी आपका जो बियर होता है वो आपका क्या परमानेंट कंस्ट्रक्शन होता है। कैनाल भी आपकी परमानेंट होती है, और बैराज भी बनाए जाते हैं, परमानेंट ही बनाए जाते हैं डैम वगैरह के ऊपर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बंद, जो बंड्स आपके होते हैं, बंध जो बनाए जाते हैं आपके, BUNDS, बंध, ये आपके क्या होते हैं? ये जो है अस्थायी रूप से बनाए जाते हैं। कुछ दिनों बाद जब इनका यूज खत्म हो जाता है तो इनको नष्ट कर दिया जाता है। अब बात करते हैं इन जियोडेटिक सर्वे द सरफेस ऑफ अर्थ। जियोडेटिक सर्वे में आपका जो सरफेस ऑफ अर्थ लिया जाता है वो कर्व लिया जाता है। प्लेन सर्वे में क्या लिया जाता है? आपका प्लेन लिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अ लोड वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द कैरेक्टरिस्टिक लोड विथ लोड फैक्टर। लोड फैक्टर को जो आप जो है कैरेक्टरिस्टिक लोड को लोड फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका डिजाइन लोड निकल के आता है। कौन सा लोड? डिजाइन लोड। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। हाँ, लेसिंग आर सब्जेक्टेड टू रजिस्टर ट्रांसवर्स शियर। जो आपकी लेसिंग्स होती है, जो लेसिंग डिजाइन की जाती है आपकी, तो उसमें जो आपकी शियर वैल्यू ली जाती है वो क्या ली जाती है? जो आपका वो लोड आ रहा है उसका 2.5% लिया जाता है। ठीक है, तो 2.5 ऑफ एक्सियल फोर्स इन द मेंबर। सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक फॉल इज कंस्ट्रक्टेड टू। फॉल आपका क्यों कंस्ट्रक्ट किया जाता है? आपकी जब कैनाल आने लगती है, उसका स्लोप ज्यादा हो जाता है तो उसमें जो है वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी काफी तेज हो जाती है, तो क्या कैनाल का इरोजन होने लगता है। तो क्या करते हैं आप? कैनाल को एक जगह डायरेक्ट नीचे गिरा देते हैं। उससे क्या होगा कि जो है पानी गिरेगा तो क्या होगा कि सारी जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी वो आपकी नष्ट हो जाएगी। वहां पे हाइड्रोलिक जंप क्रिएट होगा, उसमें क्या होगी? नष्ट हो जाएगी। तो क्या होता है? डिस्ट्रॉय सरप्लस एनर्जी। जो आपकी सरप्लस एनर्जी होती है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो है आपका कैनाल फॉल बनाया जाता है। कई प्रकार के फॉल होते हैं। कैनाल हेडवर्क आपको पढ़ाएंगे तो हो सकता है उसी चैप्टर में आए आपका। ठीक है, अगला चैप्टर हमारा वही रहेगा। अब बात करते हैं फॉर 30 डिग्री क्रैंक्ड 30 डिग्री क्रैंक बार है आपका, उसके जो क्रैंक लेंथ है, बेंट अप बार है 30 डिग्री, तो उसमें जो इंक्लाइंड लेंथ ऑफ क्रैंक है उसको याद करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जा रहा है आजकल 30 डिग्री या 45 डिग्री के लिए। तो आपकी ये बार है, ठीक, ये बेंट अप बार, ये आपका 30 डिग्री है। मान लीजिए लेंथ L है तो आपको इसकी लेंथ ज्ञात करनी है। ये आपकी इफेक्टिव डेप्थ होती है। ठीक है, तो इफेक्टिव डेप्थ क्या हो जाएगा? D। तो आप लगा दीजिए, क्या आपको पता है? लंब कर्ण sin 30 लगा लीजिए। sin 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? D/L।
ठीक है। तो L बराबर क्या हो जाएगा, D अपॉन साइन 30, तो मतलब D अपॉन 1/2 मतलब 2D। 2D आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें, देखिए 2D कहाँ दिया है। सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अ प्रोसीजर ऑफ एक्चुअल कॉस्टिंग एंड वैल्यूइंग एन आइटम ऑफ वर्क ऑन द बेसिस ऑफ लेबर एंड मटेरियल रिक्वायर्ड टू। आप जो है एक दिन के काम के रूप में इसको देखेंगे, क्या, डे वर्क। फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लेबर वगैरह का क्या होता है, एक डे का होता है। डे वर्क जो आपका होता है उन्हीं उसी के हिसाब से कुछ किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, डे वर्क। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। लिमिटिंग डेप्थ पूछा है Fe250 के लिए, तो Fe250 के लिए क्या होता है लिमिटिंग डेप्थ, Fe250 के लिए होता है आपका 0.53D। 415 के लिए क्या होता है 0.48D, और इसके लिए 500 के लिए 0.46D। तो 0.53 इंटू 400 कर दीजिए आप, कितना आ जाएगा 4 12 4 5 20 21 213 में है कोई ऑप्शन, देखते हैं। 212 होगा ना, 4 12, ठीक 212 में पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अजम्पशन ऑफ बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम का अजम्पशन क्या था, फ्लो आपका आइडियल हो, इनकम्प्रेसिबल हो, इरोटेशनल हो, स्टेडी हो। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन दिया आपका, इनकम्प्रेसिबल। फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, असंपीड्य होना चाहिए फ्लो। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, गंटर चेन आपकी कितनी फिट होती है, गंटर चेन कितने फिट होती है, 66 फिट की होती है। तो एक फिट में कितना 12 इंच होता है, 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है 2.54। ठीक ठीक, तो आप देखिए गंटर चेन की बात की है, गंटर चेन 66 फीट लंबी आपकी होती है। 66 में 12 इंच से गुणा कर दो, सेंटीमीटर से गुणा कर दो, 2.54 बटे 1000 से भाग दे दो, इतना मीटर आएगा, कितना 20.12 मीटर। करके देख लीजिए, 66 फीट 12 इंच हो जाएगा, इसमें 2.54 सेंटीमीटर होता है 1 इंच में, 1100 से भाग दे दो तो कितना हो जाएगा, मीटर में आ जाएगा, और 20.12 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन इसमें है 20.12, सेकंड था क्या, सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ए लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ रेल इज नोन एज, जो रेल है आपकी, जो पटरी है, रेल पटरी को कहते हैं रेल। ठीक है, तो रेल का जो लॉन्गिट्यूडनल मतलब जो है अनुदैर्ध्य दिशा में जो आपका चलना, वो क्या कहलाता है, क्रीप ऑफ रेल। रेल का चलना क्रीप ऑफ रेल कहलाता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, मतलब फिल इन द ब्लैंक से, के कारण भौतिक मूल्य ह्रास होता है। भौतिक मूल्य ह्रास मतलब फिजिकल, आपकी कोई बिल्डिंग है उसमें फिजिकली क्या इफेक्ट होता है, तो मतलब अगर उसमें टूट फूट आ जाती है आपकी, फिजिकल मतलब आपके शरीर में क्या खरोच आ जाए तो फिजिकली तो हुआ, तो वो चीज होगा। अगर फिजिकली कोई जो है मूल्य ह्रास हो रहा है तो टूट फूट के कारण ही होगा। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर दिया द रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड ड्यू टू सडन अप्लाइड एक्सियल लोड टू स्ट्रेस इंड्यूस्ड ड्यू टू ग्रेजुअली अप्लाइड एक्सियल लोड ऑन अ बार। ठीक है, आपको बताना है कि किसी बार पर एक सडन लोड लगाया जा रहा है, उसके कारण स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, ग्रेजुअली लोड लगाया जा रहा है, उसके कारण स्ट्रेस जनरेट होगा, तो उनका रेशियो कितना होगा। देखिए, जब आप सडनली लोड लगाते हैं, जब आप सडन लोड लगाते हैं, सडन लोड आप लगाएंगे तो मान लीजिए इनिशियल में भी आप डब्ल्यू लोड लगा दीजिए, फाइनल लोड भी डब्ल्यू होगा, तो एवरेज लोड कितना आ जाएगा, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू बाई 2 यानी डब्ल्यू आएगा। एवरेज लोड आपका डब्ल्यू आ गया। अगर आप ग्रेजुअली लगा रहे हैं, मतलब इनिशियल लोड जो आपका था वो 0 था, इनिशियल लोड आपका 0 था, लेकिन जब फाइनल लोड निकाला आपने तो डब्ल्यू हो गया, तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा, 0 प्लस डब्ल्यू बाई 2 यानी डब्ल्यू बाई 2 लोड हो गया। इसके कारण सडन के कारण स्ट्रेस ज्ञात करिए आप, सडन स्ट्रेस क्या हो जाएगा, सिग्मा सडन के लिए क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन एरिया, क्योंकि यहाँ पे एवरेज लोड डब्ल्यू है, डब्ल्यू अपॉन पाई बाई 4 डी स्क्वायर। ठीक है, या चाहे आप एरिया ही रहने दीजिए क्योंकि एरिया दोनों का सेम होगा। अब बात करें ग्रेजुअली के कारण, ग्रेजुअली स्ट्रेस सिग्मा जी क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बाई 2a। ठीक है, अब आप इनका जो है रेशियो निकालिए, यही तो पूछा है आपका।
तो आप स्ट्रेस का रेशियो सिग्मा सडन और सिग्मा ग्रेजुअल क्या हो जाएगा, W/A/W/2A, A W कट गया, क्या आया 2। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 2, इसमें कौन सा दिया है, फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 2 आपका आएगा। ठीक, अब बात करते हैं स्टील रॉड of 20 mm diameter is used as tie member of a roof bracing system and may be subjected to possible reversal of stress due to wind. What is the maximum permissible length of the member? 20 mm डायमीटर का स्टील रॉड है और इसका क्या दिया है आपका स्लेंडरनेस रेशियो। ये आपका 25 वाले का क्वेश्चन है, क्वेश्चन छूट गया था उसमें, तो मैंने इसमें ऐड कर लिया है। ठीक है, तो इसमें दिया है आपको कि डाया बार जो है 20 mm दिया है और सिलेंडरनेस रेशियो आपको 350 दिया है, तो आपको लेंथ निकालना है। तो सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता है, L इफेक्टिव अपॉन जो K मिनिमम होता है, और K मिनिमम आपका क्या होता है √I मिनिमम अपॉन एरिया, और I मिनिमम क्या होता है πd⁴/64। किसके लिए, सर्कुलर बार है आपका D डायमीटर का, और एरिया क्या होगा πd²/4। अंडर रूट निकालिए तो क्या हो जाएगा, K मिनिमम आपका आता है D/4। देखिए यही तो आएगा 16, हाँ D/4 आ गया, तो K मिनिमम क्या होगा 20/4 यानी 5 mm आपका आ गया। अब रखिए इसमें 350 बराबर L इफेक्टिव अपॉन 5 गुणा कर दीजिए, तो L इफेक्टिव क्या हो जाएगा 0.5 1750 mm। कौन सा ऑप्शन सही हुआ आपका, थर्ड ऑप्शन सही हो गया। समझ में आया होगा ना, थोड़ा तेज करा रहा है क्योंकि क्वेश्चन है आपका, समझ में आना चाहिए। द स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स इन बीम, बीम में जो होती है स्पेसिंग ऑफ स्ट्रिप, देखिए आप बीम के जो कॉर्नर्स होते हैं, कॉर्नर्स का मतलब जो सिरे होते हैं, एंड्स होते हैं, वहां पे शियर फोर्स का मान मैक्सिमम होता है, लेकिन जैसे जैसे आप सेंटर में आते जाते हैं शियर फोर्स का मान जो है कम होता जाता है। और जो आपका सेंटर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो सेंटर पे 0 होता है, आपको पता है। अगर आपका यूडीएल लगा है तो आप क्या करेंगे कि वहां पे जब आप सपोर्ट के पास रहेंगे तो स्पेसिंग कम रखेंगे, लेकिन सपोर्ट से बीच की तरफ जाएंगे तो स्पेसिंग को बढ़ा देंगे। तो क्या डिक्रीज नियर द सपोर्ट, मतलब स्पेसिंग को कम कर देंगे सपोर्ट के पास। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डेवलपमेंट लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, एलडी आपका क्या होता है 5 सिग्मा st अपॉन 4 टाउ bd। तो एलडी जो है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टाउ bd के, बॉन्ड स्ट्रेस के। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस, 4 ऑप्शन आपका सही है, फोर्थ ऑप्शन सही है। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का, द कलर ऑफ स्टेल एंड सेप्टिक सीवेज, जो आपका बासी सीवेज होता है, बासी जिसको बोलते हैं आप, ठीक है, तो कलर उसका क्या होता है, स्टेल सीवेज का क्या होता है डार्क ब्लैक, डार्क कह सकते हैं ब्राउन और ब्लैक, ठीक है। लेकिन अगर आपको वही फ्रेश सीवर है, फ्रेश सीवेज है, तो क्या होगा ग्रे कलर का होता है आपका। ये दोनों नोट कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। अगर आपका जो है बासी है स्टेल सीवेज है तो आपका डार्क ब्राउन या क्या हो जाएगा ब्लैक हो जाएगा, लेकिन आपका फ्रेश है तो क्या हो जाएगा ग्रे हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे का 23 वाला क्वेश्चन अगले लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपको कैसे लग रहा है जरूर बताइए, सॉल्व कराने का तरीका आपको पसंद आ रहा है कि नहीं, आसानी से क्वेश्चन हो जा रहा है कि नहीं। इसको क्वेश्चन को आप कर लीजिए ना, तो आपको 50% क्वेश्चन, आप कोई भी टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे तब भी आप एसएससी में करके आएंगे। बस यही हमारी क्लास लेते रहिए, आप केवल क्वेश्चन की 50% क्वेश्चन आप करके आएंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से क्लास लीजिए और इसको समझिए, क्वेश्चन कराने के तरीके को देखिए कैसे कराया जाता है, मतलब कैसे करते हैं एग्जाम में। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।